प्रधानमंत्री को इस बात का जरा सा भी इल्म है कि जब वो दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को ईद की बधाई दे रहे थे तो उनके ही मुल्क के मुसलमान दंगे के डर से अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर है। ये सड़क मुसलमानों का नहीं है लिखने वालों को जब पुलिस रिहा करती है तब फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जाता है। क्या कमाल की बात। गंगा में नाव पर बैठकर बिरयानी खाने के जुर्म में 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। ये मुल्क उस 72 साल के बुजुर्ग का भी है जिसे ट्रेन में पीटा गया कि सिलेंडर की कमी को पूरा करने के लिए होटल वाले शमशान घाटों से कोयला खरीदकर अपना बिजनेस चला रहे हैं। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। प्रधानमंत्री कल से लगातार हर इस्लामिक देश को ईद की बधाई दे रहे हैं। ये कितनी शानदार बात है कि ईद पर प्रधानमंत्री भारत के आपसी भाईचारे और सर्वधर्म समभाव का संदेश देना नहीं भूलते। लेकिन उसी देश की राजधानी में मुस्लिम परिवार ईद में डर के साए में जी रहे हैं और अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर है। क्या प्रधानमंत्री को इस बात का जरा सा भी इल्म है कि जब वो दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को ईद की बधाई दे रहे थे तो उनके ही मुल्क के मुसलमान दंगे के डर से अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं? क्या प्रधानमंत्री को इस बात का जरा सा भी इल्म है कि जब वो उर्दू लिखकर एक कौम के सबसे बड़े हितैषी होने का संदेश दे रहे थे तभी उनके मुल्क में ये सड़क मुसलमानों का नहीं है लिखने वालों को जब पुलिस रिहा करती है तब फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जाता है? क्या कमाल की बात है। क्या प्रधानमंत्री को इस बात का जरा सा भी इल्म है कि जब वो दुनिया को ईद का पैगाम भेज रहे थे तभी उनके मुल्क में गंगा में नाव पर बैठकर बिरयानी खाने के जुर्म में 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है? क्या प्रधानमंत्री को इस बात का जरा सा भी इल्म है कि वो जब इस्लामिक मुल्कों में राष्ट्राध्यक्षों को फ़ोन कर ईद की मुबारकबाद दे रहे थे तभी दिल्ली के उत्तम नगर में रशीदा खातून अपने पति और 3 बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े बैग में ठूस रही थी क्योंकि उसे डर था कि ईद पर उसके खून से होली खेली जाएगी। ईद में होली खेलनी है। चुनाव जीतकर हर बार संविधान को माथे से लगा लेने के बाद प्रधानमंत्री को क्या इस बात का जरा सा भी इल्म है कि अहमदाबाद में पहलगाम हमले के बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए हटाओ का बहाना बनाकर मुसलमानों के करीब 12,000 घरों को ध्वस्त कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी, ये मुल्क आपका भी है और सबीर मलिक का भी है जिसे बीफ खाने के शक में पीट पीट कर मार डाला गया। ये मुल्क उस 72 साल के बुजुर्ग का भी है जिसे ट्रेन में पीटा गया। ये मुल्क उन हजारों लोगों का भी है जिनके घर बीते 3 महीने में मलबे के ढेर में तब्दील कर दिए गए। दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को ईद का पैगाम भेजना बहुत आसान है मगर सबसे मुश्किल है अपने मुल्क के उन लोगों की आंखों में झांकना जो ईद पर बेघर है, बेकस है और बेआवाज़ है। आप हमारे रिपोर्टर आशित की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखते जाइए। अभी हमारी मौजूदगी जो है उत्तम नगर में है। जी हाँ, वही उत्तम नगर जहाँ होली के दिन यानी कि 4 मार्च को होली के दिन रंग का छींटा पड़ जाने की वजह से तरुण खटिक नाम के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उस हत्या के बाद से ही उत्तम नगर का जो ये हस्ताल कॉलोनी है, इस कॉलोनी का माहौल खराब है। उस हत्या के बाद हिंदू रक्षा दल संगठन के कुछ लोगों ने ये धमकी दी कि खून का बदला हम ईद में होली खेल कर लेंगे। और 21 मार्च को ईद है, यानी कि कल, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल ईद है और आज यहाँ का माहौल जो है बहुत ही तनावपूर्ण है। कैसे है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए, 15 दिन बीत चुका है। 4 तारीख को ये घटना घटी थी। 15, 16, 17 दिन बीत चुके हैं। उसके बावजूद देखिए यहाँ पर किस तरह का माहौल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पुलिस छावनी में ये जगह तब्दील है, बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पुलिस बल के लोग जो है तैनात हैं। वज्र वैन भी देखिए आप यहाँ पर किस तरह से लगे हुए हैं और ये बैरिकेडिंग देखिए किस तरह से की गई है। और इस कॉलोनी का जो है सो आप माहौल देखिए किस तरह से ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। और जब आप लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको कैमरे पर आके तो नहीं बताएंगे क्योंकि वो डरते हैं बताने से, क्योंकि कल ही ईद है। और आज जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो वो बताने से चीज़ों को डरते हैं। लेकिन जब आप ऑफ कैमरा बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि माहौल कितना ख़राब है।
मैं एक दुकानदार से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि सब कुछ पिट चुका है। मैं बोला क्या मतलब? तो दुकानदारी नहीं चल रही है, पब्लिक सब भाग गई है। जैसा कि आपने खबर देखा भी होगा कि लोग जो है डर की वजह से घरों को छोड़कर गांव की ओर जा रहे हैं। अब रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ। महामारी में शमशान घाटों के बाहर अपनों की लाश लेकर इंतजार करते हुए लोगों को आपने देखा था? अगर देखा था तो अब ये भी देख लीजिए कि सिलेंडर की कमी को पूरा करने के लिए होटल वाले शमशान घाटों से कोयला खरीदकर अपना बिजनेस चला रहे हैं। जिस कोयले पर किसी का बाप जला हो उसी पर आपकी दाल पकड़ी। मैं इस हफ्ते ग्राउंड पर था और उन महिलाओं से मिल रहा था जिनके घर का चूल्हा हफ्ते भर पहले बंद हो चुका है। जो महिलाएं अब इस बात को लेकर भी चिंतित है कि जिस लकड़ी पर अभी तक एक वक्त का खाना बन रहा था वो भी आखिर कितने दिन बन पाएगा। ये तस्वीर आज मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। गायब है हर वो सवाल जो आज सरकार से पूछकर इस संकट में जवाबदेह किया जाना चाहिए था। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि इस वक्त देश में सिलेंडर और सही सूचना दोनों की भयानक कमी हो चली है। और अब इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि देश के एनर्जी सेक्टर में कोहराम मचने वाला है। देश अपनी ज़रूरत का आधा नेचुरल गैस आयात करता है, उसमें से 41% से ज़्यादा गैस कतर से आता है, इसमें भी ज़्यादातर रास लफान से। अब इसी रास लफान पर बड़ा हमला हो गया है। 18-19 मार्च की रात को ईरान ने कतर के रास लफान गैस प्लांट पर मिसाइलें दागी। इस हमले में भारी नुकसान हुआ। आग की लपटें 30 किलोमीटर दूर से देखी गई। सरकार कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कमाल की बात है। किसे घबराने की जरूरत नहीं है साहेब? आपको, जिसके घर में इन्वर्टर है, इंडक्शन है, रेस्टोरेंट से खाना मंगाने की हैसियत है, या उस व्यक्ति को जो काम से छुट्टी लेकर 8 किलोमीटर पैदल चलकर सुबह के 3 बजे से 9 घंटे तक सिलेंडर भरवाने की लाइन में खड़ा रहता है। कह दीजिए कि ये सब अफवाह है, कर दीजिए हेडलाइन मैनेजमेंट और देखते रहिए लिट्टी चोखा। शुक्रिया। इस समय 3:56 हुआ है, 3 बजे आए थे हम। 3 बजे आए हैं आप? जी जी। तो दुकान तो खुलेगी, कै बजे खुलेगी? 10 बजे खुलेगी। तो आप 3 बजे आ गए? जी, हम छुट्टी लेकर आए हैं शाहजहांपुर से। क्या काम करते हैं? हम सुपरवाइजरी करते हैं। तो जरूरी है कि आज गैस मिल जाए आपको? जी। अगर गैस नहीं मिली तो? हम यहीं रहेंगे जब तक गैस नहीं मिलेगी। और क्या सर, गैस लेकर जाना है, फिर खाना का हिस्से बनेगा। पिताजी बिस्तर पर हैं, माताजी बिस्तर पर हैं।